हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी की आगामी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मेंस से संबंधित एक महत्वपूर्ण मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वह जीएस पेपर 1 सेक्शन 2 यानी कि करेंट अफेयर्स के अंतर्गत इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित आज का हमारा टॉपिक है। ये जो इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत बेसिकली मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित एक टॉपिक को डिस्कस करूंगा। इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, इसका प्रश्न पहले ही हमारा टेलीग्राम चैनल पे आप सभी को बता दिया गया था। उसी प्रश्न के मॉडल आंसर को मैं डिस्कस करूंगा। यानी आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह G20 जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उससे संबंधित प्रश्न को मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये जो टॉपिक है G20 वह आगामी आपकी बीपीएससी की जितनी भी मुख्य परीक्षाएं हैं उनके लिए एक संभावित है। क्यों? क्योंकि कोविड काल के पश्चात जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो सुस्ती आ गई थी उसमें सक्रियता लाने में G20 ऑर्गेनाइजेशन की बहुत महत्वपूर्ण रोल हो सकती है। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स, महत्वपूर्ण सेक्शन और कौन कौन से महत्वपूर्ण एरिया में प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सभी डायमेंशन को आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। ये बेसिकली जो हमारा मॉडल आंसर का प्रश्न जो होगा वह मैं पहले ही बता चुका हूं टेलीग्राम पे, लेकिन फिर मैं यहां पर बता दे रहा हूं हमारा क्या है मॉडल आंसर का प्रश्न। आज का जो हमारा प्रश्न है वह है रोम में संपन्न G20 के प्रमुख घोषणा पत्रों को बतलाते हुए एक संगठन के रूप में इसकी उपलब्धियों की चर्चा करें। G20 के द्वारा किन किन महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना किया जा रहा है, भारत की इस संगठन में भूमिका को स्पष्ट कीजिए। देखिए, यह प्रश्न आपको 4 सेक्शन में पूछे गए हैं। ठीक है, हमने जब भी मैं मॉडल आंसर आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं तब मैं हर समय बताता हूं कि प्रश्न को लिखने के पहले प्रश्न को 2 से 3 बार आप पढ़िए और प्रश्न को पढ़ने के बाद उसके जो की पॉइंट्स हैं, की वर्ड है, उस की वर्ड को चूज करिए जिसके आधार पे आपको पूरी आंसर फ्रेम करनी है। तो यहाँ पर कीवर्ड कौन कौन से है फिर से आप प्रश्न को देखिए। यहाँ पर जो सबसे पहला कीवर्ड निकलकर सामने आ रहा है वह G20 की जो रोम में सम्मेलन हुई है 2021 ईस्वी में नवंबर में, उसकी घोषणा पत्र की महत्वपूर्ण विशेषता को बतलाना है। यानी कि इंट्रोडक्शन के बाद आपको डायरेक्ट जाना है रोम घोषणा पत्र पर, आपको आंसर लिखनी है। इसके बाद यह तो हमारा पहला सेक्शन हो गया। ठीक है, दूसरा सेक्शन है एक संगठन के रूप में इसकी क्या उपलब्धियां हैं, यह दूसरा सेक्शन आपको उपलब्धि पर चर्चा करनी है। तीसरा सेक्शन G20 के द्वारा किन किन महत्वपूर्ण चुनौतियों को सामना किया जा रहा है, तीसरा सेक्शन चुनौतियों के बारे में डिस्कस करना है। और चौथा सेक्शन भारत का इस संगठन में क्या रोल हो सकता है या भारत की इस संगठन में क्या भूमिका है उसे आपको स्पष्ट करना है। यानी कि प्रश्न कुल मिलाकर आपको 4 सेक्शन में प्रश्न पूछे गए हैं। यानी कि आपको आंसर टोटल 6 सेक्शन में आपको आंसर लिखने होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन का सेक्शन आएगा और सबसे लास्ट में कंक्लूजन का सेक्शन आएगा और बीच का जो मेन बॉडी का जो पार्ट 4 सेक्शन में प्रश्न पूछे गए वो, तो टोटल मिलाकर कितने सेक्शन हो गए हैं? 6 सेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रो को देखेंगे और इंट्रो के बाद एक वैश्विक मैप में क्या क्या भौगोलिक अवस्थिति है, G20 में कौन कौन से कंट्रीज शामिल हैं, इनका वैश्विक जीडीपी में क्या शेयर है, उन सभी सेक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण सेक्शन जैसे वैश्विक जीडीपी में या वैश्विक व्यापार में क्या हिस्सेदारी है, उन सभी सेक्शन को हमने मॉडल आंसर में लिखा नहीं है, लेकिन मैं अपने लेक्चर के दौरान कई महत्वपूर्ण सेक्शन को आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, क्योंकि मॉडल आंसर में हर एक पॉइंट को लिख पाना संभव नहीं हो पाता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि लेक्चर के दौरान हर एक पॉइंट को यहां पर कवर कर लिया जाए ताकि आप लेक्चर को सुनने के बाद भी कई सारे एडिशनल पॉइंट को इस नोट्स में आप लिख सकें और अन्य की तुलना में आप बेहतर मार्क्स ला सकें। तो आइए सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन को देखते हैं। तो चूंकि G20 से संबंधित प्रश्न है तो इंट्रोडक्शन में आप G20 की चर्चा करें और चूंकि घोषणा पत्र के बारे में पूछा गया तो अंत में जो वाक्य होगा वह घोषणा पत्र के बारे में उसकी चर्चा करें। और क्योंकि जो इंट्रो का लास्ट सेंटेंस होगा वह जब घोषणा पत्र से संबंधित होगा तो चूंकि सेकंड पार्ट वहीं से आपको आंसर स्टार्ट करनी है तो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगी सेंटेंस, तो इसे आपको ख्याल रखना होगा। तो आइए G20 से संबंधित प्रश्न का मॉडल आंसर शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन है G20 का इंग्लिश अगर फुल फॉर्म आप देखेंगे तो ग्रुप ऑफ 20, यानी कहने का मतलब है कि यह 20 देशों का एक संगठन है। कुल मिलाकर आप यही समझिए। G20 विश्व की प्रमुख विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने वाला एक रणनीतिक बहुपक्षीय मंच है। यानी कि क्या है, G20 एक ऐसा संगठन है जिसमें विकसित देश भी शामिल हैं
और विकासशील देश यानी कि उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश भी शामिल हैं। यानी कि G20 में विकसित और विकासशील दोनों अर्थव्यवस्था वाले देश शामिल हैं और यह एक बहुपक्षीय मंच है। बहुपक्षीय उसे कहा जाता है जहां पर एक से ज्यादा पक्ष होते हैं। जैसे आप G20 है तो G20 में 20 देश हैं, लेकिन इसमें से कई ऐसे शक्तिशाली देश हैं जो बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के निर्माण में एक प्रमुख ध्रुव बन सकते हैं। तो इसीलिए इसे बहुपक्षीय मंच कहा जा रहा है, जिसका उद्देश्य यानी कि G20 का उद्देश्य अपने सदस्यों के मध्य नीतिगत समन्वय स्थापित करना, वित्तीय विनियमन को बढ़ावा देना और एक नया अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचा तैयार करना है। ये जो नया अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचा है, इसीलिए हमने कहा कि कोविड के पश्चात इसकी भूमिका काफी ज्यादा बढ़ गई है और कोविड काल के पश्चात भी एक नई इंटरनेशनल जो वित्तीय ढांचा हो सकता है उसके तैयार करने में G20 की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। तो आज के दौर में G20 क्यों प्रासंगिक है, उसमें एक पॉइंट आप डालिएगा कि कोविड के पश्चात वैश्विक अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती को दूर करने के लिए G20 की वर्तमान समय में प्रासंगिकता बनी हुई है। इसे हमने आंसर में शामिल नहीं किया, लेकिन हमने एज मतलब यहाँ पर हमने लेक्चर के दौरान इसे बता दिया। ये आप प्रासंगिकता अगर प्रश्न पूछे तो आप इस पॉइंट को वहां पर ऐड कर सकते हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। वर्ष 2021 में इसका शिखर सम्मेलन रोम यानी कि इटली की जो राजधानी है में संपन्न किया गया। तो यह हमारा जो है वह क्या हो गया है, भूमिका हो गया यानी कि इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन के बाद अगर आप मैप बनाना चाहते हैं तो मैप बनाइए, लेकिन चूंकि G20 20 देशों का संगठन है और वर्ल्ड में आप वर्ल्ड मैप पर 20 देशों को दर्शा पाना, वो भी 20 से 22 मिनट में आपको आंसर भी लिखनी है और ये सारी चीज़ें करनी है, तो दर्शा पाना आपको संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक मैप के जरिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कौन कौन से इसमें सदस्य देश शामिल है। मैं यहाँ पे चूंकि इसे दर्शा पाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन हमने कोशिश किया है कि इसमें मैं आपको यहाँ पर दर्शा पाऊँ, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जब आएंगे आप तो जो 20 देश हैं इसमें सबसे पहले देखिए कि ये 20 जो G20 मेंबर हैं इसमें 20 इंपॉर्टेंट इकोनॉमी वाले 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश इसमें शामिल हैं, ठीक है। चाहे वह आप इंडिया का लीजिए, ठीक है, मैं यहाँ कलर इसको चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आप स्पष्ट हो सके। चाहे वह इंडिया को लीजिए, चाइना को लीजिए, यहाँ पे अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स को लीजिए, या फिर कनाडा को लीजिए, या रसिया को लीजिए। अब देखिएगा कि जितने बड़े इकोनॉमी है, ब्राज़ील को देखिए, ब्राज़ील बहुत बड़ी इकोनॉमी है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया हो गया, सऊदी अरबिया है, टर्की है, इटली है, जर्मनी है, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, अर्जेंटीना, यहाँ पे साउथ अफ्रीका, यानी कि विश्व की जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, चाहे वह जापान हो या दक्षिणी कोरिया हो, ये सभी देश जो हैं वह G20 के मेंबर हैं। इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि कोविड काल के पश्चात एक वैश्विक अर्थव्यवस्था को नए एक आकार देने में, नई शेप देने में G20 की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। और चूंकि भारत के साथ इसका संबंध भी आगे बताना है, तो मैं वहां पे डिस्कस करूंगा कि इंडिया इसमें क्या भूमिका निभा सकता है, ठीक है। तो वहां पर मैं उसे डिस्कस करूंगा। आप लोग ध्यान से सारी चीजों को सुनते जाइए, समझते जाइए, ठीक है। तो ये एक बेसिकली हमने भौगोलिक अवस्थिति के जरिए आपको यहाँ पर बताने का काम किया है, ठीक है। अब G20 से के बारे में हम लोग कुछ और चीज़ों को यहाँ पर जानते हैं। उसे हमने अभी मॉडल आंसर डिस्कस करना बाकी है, लेकिन मैं G20 के बारे में थोड़ा सा मैं संक्षिप्त रूप में कुछ चीज़ों को बता दे रहा हूँ ताकि आप उसे आंसर में अपना इसे नोट कर सके, ठीक है। G20 देखिए, जो G20 ऑर्गेनाइजेशन है वह विश्व में इसका प्रतिनिधित्व क्या है, कहाँ पर G20 जो है वह वैश्विक स्तर में कहाँ पर यह ठहरता है, विश्व का प्रतिनिधित्व, ठीक है। तो अगर आप जीडीपी की चर्चा करेंगे तो वैश्विक जीडीपी का 90% जो है वह G20 देशों के पास है। वैश्विक जीडीपी का 90% G20 देशों के पास है। इसके अलावा अगर आप व्यापार की बात करें या ट्रेड की बात करें तो ट्रेड के अंतर्गत वैश्विक व्यापार का 80% जो व्यापार होता है वह G20 देशों के द्वारा की जाती है। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, आप इसे आंसर में इसे जरूर मेंशन करेंगे। इसके अलावा अगर आप जनसंख्या को देखें यानी कि आबादी के हिसाब से देखा जाए तो G20 जो ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें जो 20 देश हैं
उन सभी देशों को मिलाकर विश्व की 60% आबादी जो है वह इन देशों में रहती है। तो इस प्रकार से आप समझिए कि G20 का क्या महत्व है। अगर आपसे G20 का महत्व पूछा जाए, चूंकि प्रश्न में हमने इसे फ्रेम नहीं किया है, हर एक सेक्शन को फ्रेम नहीं किया जा सकता, तो ये G20 का अगर महत्व पूछा जाए तो आप इसे जरूर लिखेंगे। वैश्विक जीडीपी का 90%, वैश्विक व्यापार का 80% और वैश्विक जनसंख्या का 60% हिस्सेदारी के साथ आज G20 वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख शक्ति के रूप में बना हुआ है। तो G20 का महत्व या फिर वैश्विक प्रतिनिधित्व में G20 की क्या रोल है उसे हमने यहां पर आपको डिस्कस किया। अब आइए जो मॉडल आंसर जो है वह हमने डिस्कस किया। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग यहां पर देखेंगे रोम घोषणा पत्र, जो कि प्रश्न का दूसरा सेक्शन कहा गया है। प्रश्न के दूसरा सेक्शन में क्या था कि हाल ही में रोम में संपन्न हुए G20 सम्मेलन के घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदुओं को बताएं। तो हम लोग देखेंगे रोम घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदु। देखिए, सबसे पहले रोम घोषणा पत्र में जो चर्चा की गई है वह कार्बन तटस्थता को लेकर चर्चा की गई है। इतना ही नहीं, प्रमुख वैश्विक देशों के द्वारा कहा गया है कि सदी के मध्य तक, यानी कि वर्ष 2050 आते आते कार्बन तटस्थता को प्राप्त कर लिया जाएगा। तो यह है रोम घोषणा पत्र। क्या पहला ये घोषणा डिक्लेरेशन। दूसरा है कोयला आधारित बिजली उत्पादन के वित्त पोषण को रोकने पर सहमति बनी। आप जानते हैं कि कोयला आधारित अगर बिजली उत्पादन किया जाएगा तो इससे क्या होगा, इससे ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति जो है, क्लाइमेट चेंज की स्थिति जो है वह खराब होते जाएगी। इसी कारण प्रमुख आर्थिक शक्तियां हैं, प्रमुख आर्थिक महाशक्तियां हैं, इकोनॉमिक सुपर पावर कंट्रीज हैं, उनके द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अब कोयला पर आधारित बिजली उत्पादन जो होता है उसको वित्त पोषण को हम कम करेंगे और धीरे धीरे उसे हम समाप्त कर देंगे, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से जो ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन उत्पन्न हो रही है और वैश्विक दुष्प्रभाव जो इसको देखने को मिल रहे हैं उसको कंट्रोल किया जा सके। इतना ही नहीं, क्लाइमेट चेंज को दूर करने के लिए एक और महत्वपूर्ण घोषणा पत्र में बातें शामिल की गई, वह है कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित रखने हेतु सार्थक एवं प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। इसे आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, सार्थक एवं प्रभावी कार्रवाई। ठीक है, तो यह भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसके अलावा COP26 के लिए रोड मैप तैयार की गई। आप जानते हैं कि COP26 क्या है, भारत के द्वारा COP26 में ही पंचामृत दिया गया था। COP26 से रिलेटेड एक हमारा अलग ही वीडियो बना हुआ है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, बहुत बेहतर तरीके से हमने COP26 एंड क्लाइमेट चेंज को वहां पर डिस्कस किया है। ठीक है, तो COP26 के लिए एक अलग से रोड मैप बनाने की चर्चा इसमें की गई है। G20 जलवायु एटलस भी जारी किया गया है, जो सदस्य देशों में जलवायु परिदृश्य, सूचना, डेटा और जलवायु में भविष्य में क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं उन सभी को इसमें जलवायु एटलस में शामिल किया गया। तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज को लेकर भविष्य में कौन कौन सी संभावनाएं देखने को मिल रही है वह एटलस में दर्शाने का प्रयास किया गया है और सभी देशों को यह बताने का प्रयास किया है कि अगर जलवायु परिवर्तन पर हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे तो आने वाला जो समय होगा, आने वाला जो सदी होगा, उसमें मानव जीवन को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के काफी ज्यादा दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। इसीलिए कोयला आधारित बिजली उत्पादन के वित्त पोषण को रोकने की भी चर्चा की गई है। तो ये रोम घोषणा पत्र के महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसे हमने यहां पर डिस्कस किया है। अब प्रश्न का जो तीसरा सेक्शन था वह आप देखिएगा, तो प्रश्न के तीसरे सेक्शन में G20 की उपलब्धियां की चर्चा की गई है। प्रश्न पूछा गया है कि आखिर G20 एक संगठन के रूप में G20 की क्या क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही है। तो G20 की उपलब्धि को जानने से पहले आपको G20 के इतिहास में जाकर आपको देखना पड़ेगा। आपको देखना होगा कि जब से G20 का गठन हुआ है तो G20 के गठन के पश्चात से लेकर वर्तमान समय तक जिन जो भी महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दे उभर कर सामने आए, वैश्विक समस्याएं उभर कर सामने आई, उनमें G20 की क्या रोल रही है। तो सबसे पहले जो रोल अब देखेंगे कि वर्ष 2008 ईस्वी में जो वित्तीय संकट की स्थिति वैश्विक स्तर पर आई थी, वैश्विक मंदी देखने को मिला था, अमेरिका वगैरह की अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा प्रभावित हुई थी, तो उससे कहीं ना कहीं बाहर निकलने में G20 का रोल रहा। और G20 में जितने मेंबर कंट्रीज है, चाहे वह भारत हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी जो मेंबर कंट्रीज है, सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया, अमेरिका, कनाडा, उन सभी देशों ने मिलकर अपनी जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार लाने पर चर्चा की और इसका परिणाम यह रहा कि विश्व काफी जल्द ही जो 2008 का वित्तीय संकट था उससे उबर चुका था।
ईरान का परमाणु कार्यक्रम और जलवायु संकट, ये दो बहुत महत्वपूर्ण है G20 की सफलता की तरह। अब देखेंगे कि ईरान जो था वह एक समय ऐसी स्थिति आ गई थी कि जब ईरान जो था वह न्यूक्लियर हथियारों का वह पूरी तरीके से वह उसे न्यूक्लियर हथियार बनाने की दिशा में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका था, लेकिन वहाँ पर परमाणु कार्यक्रम के जरिए एक समझौता किया गया और उसे कहीं ना कहीं एक न्यूक्लियर डिटरेंस है, एक कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वेपन्स का ज़्यादा यूज़ ना हो, उसका ज़्यादा गलत लोगों के हाथ में ना जाए, उस पर ईरान जो है वह न्यूक्लियर कर नहीं पाए, तो इसके लिए कहीं ना कहीं एक समझौते किए गए थे। ठीक है, तो इसको एक कंट्रोल करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही इसके अलावा जलवायु संकट की स्थिति। अब देखिएगा, अभी भी हमने जब रोम घोषणा पत्र को हमने यहाँ पर डिस्कस किया, इसे जरूर यहाँ पे शामिल करिएगा। अगर उपलब्धि आए तो जलवायु संकट को शामिल करिए, COP26 वगैरह को शामिल करिए, तो इसमें रोम घोषणा पत्र की महत्वपूर्ण रोल रही है। रोम घोषणा पत्र में भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी 2-3 पॉइंट अभी हमने वहाँ पर बताया, चाहे वह ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की बात हो या कोयला आधारित जो बिजली उत्पादन हो रहा हो उसको वित्त पोषण को रोकने की चर्चा हो, तो जलवायु संकट के निदान के लिए G20 जो है हमेशा एक अग्रणी भूमिका के रूप में अपना कदम निभाता आया है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि आप देखेंगे, कर प्रणाली में सुधार की बात की गई है, स्पेशली विकासशील देशों के लिए, और जो कर प्रणाली में जो सुधार होगी न्यूनतम 15% तय की गई है, तो यह काफ़ी ज़्यादा विकासशील देशों के लिए एक राहत भरी कदम माना जा सकता है। कोविड काल में भूमिका, यह G20 की प्रासंगिकता को भी दर्शा रहा है और वर्तमान समय में G20 की उपलब्धियों को बहुत बेहतर तरीके से दर्शा रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि कोविड काल में विश्व की सारे देशों की इकोनॉमी, आप देखिए कि अमेरिका वगैरह की जो इकोनॉमी है वह तो लगभग 1% के आसपास ग्रोथ रेट में रही है, तो कई सारे आप देश की इकोनॉमी को देखेंगे तो कोविड काल में वह तहस नहस हो चुकी है। ऐसी स्थिति में क्या था कि अगर कोई सिंगल कंट्री मिलकर कोविड से निपटना चाहता, कोविड के दौर से उबरना चाहता, तो शायद यह संभव नहीं हो पाता। लेकिन ऐसी स्थिति में जब पहले से ही G20 जैसा संगठन वर्क कर रहा हो, फंक्शनिंग कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में कोविड काल से निपटने में इसने काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जितने 20 महत्वपूर्ण जो इसका सदस्य देश है, सभी सदस्य देश एक मंच पे आए और उन सभी सदस्य देशों ने आपस में मिलकर यह निर्णय लिया कि हमें वैश्विक जो मंदी में अभी वैश्विक मंदी का दौर देखने को मिल रहा है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो निष्क्रियता का दौर जो देखने को मिल रहा है, उसे सक्रियता में बदलने के लिए हमें एक्टिवली वर्क करना होगा और उस पर G20 देशों के द्वारा लगातार काम किया जा रहा है। तो एक प्रश्न भी यहां से बन सकता है, आप इसे भी ध्यान रखिएगा कि पोस्ट कोविड काल में वैश्विक अर्थव्यवस्था को की रूपरेखा प्रदान करने में G20 की क्या महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। तो आप इस आंसर को, इस प्रश्न को भी आप फ्रेम कर सकते हैं, 1-2 पैराग्राफ में आप लिख कर रख लें कि अगर ऐसा प्रश्न आ गया तो आप वहां पर लिख सकें। द्विपक्षीय संबंधों को व्यवस्थित करना, देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर उसमें 2 से अधिक मेंबर होंगे तो कहीं ना कहीं उससे जो बायलैटरल रिलेशन है वो भी सुदृढ़ होगा। चूंकि G20 देशों में 20 सदस्य शामिल हैं और जब 20 सदस्य जो शामिल हैं तो अगर वे बैठक के लिए कहीं एक जगह एकत्रित होते हैं तो उनके बीच के जो एक दूसरे देश जो है द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श भी करते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि अगर भारत के प्रधानमंत्री, मान लेते हैं कि G7 का जो अभी समिट होने वाला था, तो G7 समिट में भाग लेने के लिए भारत के प्रधानमंत्री गए, तो G7 समिट की बैठक में वो उपस्थित जरूर हुए, लेकिन G7 के जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके साथ उन्होंने बायलैटरल वार्ता भी की, द्विपक्षीय वार्ताएं भी की। तो कहीं ना कहीं द्विपक्षीय संबंधों को भी व्यवस्थित करने में G20 की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इससे वैश्विक स्तर पर एक सक्रियता देखने को मिली है। अगला जो उपलब्धि रही है रोजगार सृजन एवं मानव संसाधन विकास, इससे रिलेटेड मैं कुछ डेटा को आपके साथ शेयर करता हूं। मानव संसाधन विकास एवं रोजगार सृजन की दिशा में किस प्रकार से G20 वर्क कर रहा है, इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए। G20 का जो टारगेट है अभी का, उसके अनुसार वर्ष 2025 तक कार्यबल भागीदारी में लैंगिक अंतराल को ये 25% तक कम करना इसका महत्वपूर्ण टारगेट है। इसके अलावा युवाओं की जो भागीदारी है, युवाओं की भागीदारी को 15% तक
करने को लेकर G20 पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। तो आप देखिएगा कि चाहे कार्यबल जो भागीदारी है उसमें स्त्री और महिलाओं के बीच का जो लैंगिक अंतराल है उसको पाटने की बात हो, या फिर रोजगार सृजन के मामले में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात हो, G20 काफी एक्टिवली वर्क कर रहा है। और कहीं ना कहीं इसी का परिणाम है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो कोविड काल में मंदी का दौर देखने को मिल रहा था उसमें अब सक्रियता का दौर देखने को मिल रहा है। और कई सारे अब भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज को देखेंगे तो IMF का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग फिर से भारत जो है वह कोविड पूर्व स्थिति में विकास दर की स्थिति में पहुंच चुका है। तो न सिर्फ भारत बल्कि कई ऐसे भी देश हैं जो इस दिशा में काफी एक्टिवली रोल कर रहे हैं। तो यह हमने G20 की उपलब्धियों को हमने यहाँ पर समझा है। उम्मीद है कि जो भी हमने यहाँ पे लेक्चर में फैक्ट्स को बताए हैं, डेटा को बताएं, वो एग्जाम में आप लिख सकेंगे और काफी बेहतर स्कोर आप कर सकेंगे। अब प्रश्न का तीसरा सेक्शन पे हम लोग आते हैं। प्रश्न का जो तीसरा सेक्शन कह रहा है G20 की चुनौतियां। आप इसे काफी अच्छे से समझिए कि आखिर G20 में कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पॉइंट वाइज लिखा है। अगर आप पूरी लेक्चर को सुनेंगे नहीं तो आप इसे डिफाइन कर पाना आपके लिए मुश्किल होगा। तो आप ध्यान से सुनिए। पहला पॉइंट है G20 की चुनौतियों में प्रभावी शक्ति का अभाव। देखिए, ऐसा नहीं है कि G20 एक प्रभावी शक्ति नहीं है। G20 में विश्व के 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश शामिल हैं और वह संगठन प्रभावी नहीं हो या तो संभव भी नहीं है। लेकिन G20 के जो निर्णय है वे बाध्यकारी नहीं होते हैं। इसी कारण G20 संगठन एक प्रभावी संगठन के रूप में अपनी छाप छोड़ने में सफल नहीं हो पाया है। चूंकि देखिए, अगर किसी काम के प्रति कोई एक वैधता नहीं होगी, कोई कानूनी बाध्यताएं नहीं होगी, तो एक जैसे G20 के द्वारा मान लेते हैं कोई डिसीजन लिया गया और उसे जब तक लीगलाइज नहीं किया गया, कानूनी रूप नहीं दिया गया, तो सभी सदस्य देश मानने के लिए बाध्य नहीं है। डिसीजन ले लिया जाना और उसको इम्प्लीमेंटेशन करना, वास्तव में कार्य रूप में परिणत करना, दोनों में अंतर होता है। तो G20 के द्वारा निर्णय तो अच्छे लिए जा रहे हैं, चाहे वह क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो या फिर कोविड काल से निपटने की बात हो। G20 ने काफी एक्टिवली रोल किया है, लेकिन चूंकि उसके निर्णय सदस्य देशों पर बाध्यकारी नहीं होते, इसीलिए वह प्रभावी शक्ति के रूप में स्पष्ट छाप छोड़ने में असफल रहा है। तो एक प्रमुख चुनौती है और इसे दूर करने के लिए कहीं ना कहीं इसे कानूनी रूप देनी होगी, कानूनी वैधता इसे प्रदान करनी होगी। दूसरी चुनौती है संरक्षणवाद की चुनौतियां। संरक्षणवाद का मतलब होता है, देखिए, संरक्षणवाद आपको समझना पड़ेगा। संरक्षणवाद जो है कोविड काल में काफ़ी ज़्यादा ये देखने को मिला, संरक्षणवाद की प्रवृत्ति। और कई सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने संरक्षणवाद की नीति को अपनाया है। स्पेशली G20 के सदस्य देश ने भी संरक्षणवाद की नीति जो है उसे अपनाया है। संरक्षणवाद का मतलब होता है अधिक से अधिक निर्यात करना, निर्यात पर बल और आयात जो है प्रतिस्थापन के लिए कुछ करना ही नहीं, आयात पर कुछ जोर ही नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ निर्यात करेंगे। तो अगर आप सिर्फ अपनी वस्तुओं का निर्यात करेंगे और आयात ही नहीं करेंगे तो कैसे इकोनॉमी चल पाएगी। तो यही संरक्षणवाद की नीति है और इसके कारण यह कहीं ना कहीं वैश्विक अर्थव्यवस्था में आज एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर सामने आई है। तो आप संरक्षणवाद को एक प्रमुख चुनौती के रूप में आपको लिखना होगा। इसके अलावा सीमित सदस्य संख्या भी एक प्रमुख चुनौती है, क्योंकि विश्व में अगर आप देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन में भी देखेंगे तो 193 प्लस संभवतः हो गई। आप इसे क्लियर कर लीजिएगा डेटा। अगर 193-94 संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं और विश्व में जो कंट्रीज हैं 200 प्लस हैं, और ऐसी स्थिति में 20 सदस्य वाला संगठन कैसे एक लोकतांत्रिक संगठन माना जा सकता है। तो सीमित सदस्य संख्या भी इसकी एक प्रमुख चुनौती है। कई सारे ऐसे बड़े देश हैं जो इसके सदस्य नहीं बन पाए हैं, तो उस आधार पर भी G20 की समक्ष एक महत्वपूर्ण चुनौतियां उभर कर सामने आती है। इसके अलावा G20 की जो कई सारी प्रमुख चुनौतियां हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में यह अभी तक उतना प्रभावी सफल नहीं रहा है। जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड कई सारे समझौते तो हो गए हैं, लेकिन जब तक उसके सकारात्मक परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि हम उस चुनौती से निपट चुके हैं। तो यही क्लाइमेट चेंज के मामले में यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा सामाजिक असमानता को दूर करना। आप यहाँ पे कोविड काल को ही आप एग्जाम्पल के रूप में लीजिए। कोविड काल में किस प्रकार से सामाजिक असमानता में वृद्धि हुई है, क्या हुआ है कोविड काल के दौरान। आर्थिक स्थिति को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। हमने कोविड काल के दौरान जो बेरोजगारी की स्थिति वाला वीडियो हमने डिस्कस किया, वहाँ पर हमने बताया है कि किस प्रकार से सामाजिक असमानता में वृद्धि हुई। जब उद्योग धंधे बंद हो गए थे तो लोगों जब बेरोजगारी में वृद्धि हो गई तो एक वर्ग कहीं ना कहीं वो जीवन स्तर जो जीने के लिए हो तो
उससे भी निचले स्थिति में आ गया था। तो यानी कि जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, असंगठित श्रमिक होते हैं, उनकी स्थिति और कमजोर होती चली गई। तो इसके कारण समाज में असमानता बढ़ी, वह आर्थिक आधार पर असमानता थी, और आर्थिक आधार पर जब असमानता ज़्यादा दिनों तक विद्यमान हो जाएगी तो वह असमानता सामाजिक असमानता का रूप ले लेगी। तो सामाजिक असमानता काफ़ी बड़े स्तर पर विद्यमान हो गई और इसे दूर करना G20 के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है, स्पेशली कोविड-19 के पश्चात। अगली प्रमुख चुनौती है लोकतंत्र के समक्ष वैश्विक खतरे से निपटना। तो अब देखेंगे कि लोकतंत्र के समक्ष किस प्रकार से चुनौती है। आप हालिया एग्जाम्पल आप म्यांमार को ले लीजिए। म्यांमार में पहले लोकतंत्र की सरकार थी, वहाँ पे अभी सैनिक शासन आ गया है, ठीक है। तो कई सारे आप पाकिस्तान वगैरह को भी देखिएगा कि लोकतांत्रिक सरकार है, लेकिन वहाँ पे सेना का हस्तक्षेप देखने को मिलता है। तो लोकतंत्र के समक्ष वैश्विक चुनौतियाँ क्या क्या है? धर्मनिरपेक्षता पर प्रहार करना लोकतंत्र के समक्ष एक बहुत बड़ा चुनौती है। सामाजिक असमानता भी लोकतंत्र की दिशा में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो कई सारे ऐसे चुनौतियाँ, आतंकवाद लोकतंत्र की दिशा में, कट्टरपंथवाद, संप्रदायवाद, ये सब लोकतंत्र की दिशा में बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, जिसे दूर करने के लिए काफी बड़े स्तर पर G20 देशों को मिलकर कार्य करना होगा। और निसंदेह अगर बड़े स्तर पर मिलकर एक कार्य करें तो ऐसी चुनौतियों से निपटा जा सकता है। लेकिन वर्तमान समय में यह एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर सामने आई है। एक यहाँ पर हमने पॉइंट बनाया है नवीन चुनौतियां। हालांकि नवीन चुनौतियों को हमने डिस्क्राइब नहीं किया है, लेकिन मैं कुछ पॉइंट आपको बता दे रहा हूं ताकि आप एग्जाम में इसे लिख सकें। नवीन चुनौतियों के अंतर्गत एक चुनौती तो आप देखेंगे कि अगर इतने बड़े संगठन है, सारे मेंबर कंट्रीज आपके जैसे रशिया, अमेरिका, बड़े बड़े इकोनॉमी वाले कंट्री आपके यहाँ शामिल हैं, तो वैश्विक चुनौतियों से निपटने में आपकी सक्रिय भूमिका होनी चाहिए। लेकिन रशिया यूक्रेन वार को आप देखिए, इससे निपटने में रशिया यूक्रेन युद्ध से निपटने में कहीं ना कहीं G20 ज़्यादा सफल नहीं रहा है, ठीक है। जबकि रशिया स्वयं G20 का एक सदस्य देश है। कोविड काल को देखिए, कोविड काल हालांकि हमने ऊपर भी डिस्कस किया है, लेकिन नवीन चुनौतियां तो बिल्कुल है, क्योंकि कोविड एक नवीन समस्या के रूप में हमारे विश्व के समक्ष उभर कर सामने आई। और इस दौरान न सिर्फ अर्थव्यवस्था के क्षेत्र बल्कि इसका सामाजिक क्षेत्र में इसका प्रभाव देखने को मिला है। इससे बेरोजगारी में वृद्धि हो गई है, लोगों के जो खान पान का जीवन स्तर था, चूंकि आय में कमी आई तो स्वाभाविक है कि जीवन स्तर में गिरावट आएगी, तो इससे सामाजिक असमानता भी बढ़ने लगी है। तो ये सारी नवीन चुनौतियाँ हैं, इसको दूर करना एक G20 के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं। स्पेशली रूस यूक्रेन वार के पश्चात जो आपूर्ति श्रृंखला वैश्विक स्तर पर प्रभावित हुई है, उससे निपटने में भी G20 के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है और G20 को इस पर कार्य करने की आवश्यकता है। इसके अलावा कई सारी चुनौतियां हैं, चाहे वह साइबर सिक्योरिटी को लेकर, साइबर क्राइम को आप ले सकते हैं एक चुनौती के रूप में, ठीक है। क्लाइमेट चेंज हमने डिस्कस किया ही है, तो टेररिज्म भी एक प्रमुख चुनौती के रूप में सामने है अभी। तो इन सारे वैसे नवीन जो चुनौतियां, उससे निपटना G20 के लिए काफ़ी बड़ी एक चुनौती बनी हुई है। तो ये G20 की एक प्रमुख चुनौतियां, मुझे लगता है कि जितना हमने लेक्चर में डिस्कस किया है, आपको आंसर फ्रेम करने के लिए उतना पर्याप्त है। आप एक पैराग्राफ काफ़ी बेहतर तरीके से अच्छे शब्दों का चयन करके आप वहाँ पर लिख पाएंगे। अब प्रश्न का जो अंतिम सेक्शन है उसे हम लोग देखते हैं। प्रश्न का जो अंतिम सेक्शन क्या कह रहा है कि भारत की G20 संगठन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। भारत की G20 में भूमिका को आपको डिस्कस करना है। तो देखिए, भारत जो है G20 का एक संस्थापक सदस्य है। भारत भी चाहता है कि एक बहुपक्षीय बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था का निर्माण हो, और G20 में भी हमने बताया कि बहुपक्षीय वैश्विक मंच है, बहुपक्षीय आर्थिक मंच है। यानी कि G20 और भारत दोनों का जो गोल है, वह दोनों का गोल कहीं ना कहीं एक है। दोनों चाहते हैं बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था, बहुध्रुवीय वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण करना। सत्ता का केंद्रीकरण एक जगह पर ना हो, बल्कि विश्व में कई सारे ऐसे ध्रुव हों, वह भारत और G20 दोनों देश चाहते हैं। भारत G20 का एक संस्थापक सदस्य भी बना हुआ है। अब G20 में अगर भारत की भूमिका को आप देखेंगे तो सबसे पहले देखिए कि जो भी हालिया शिखर सम्मेलन हुआ है उससे भारत ने क्या क्या महत्वपूर्ण रोल निभाया है, तभी आप समझ पाएंगे कि भारत की क्या महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इसे मैं थोड़ा सा ऊपर बढ़ा रहा हूँ। भारत एवं रोम घोषणा पत्र। देखिए, भारत ने सबसे पहले रोम घोषणा पत्र में कहा कि हमें
चूंकि अभी वर्तमान का जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है वह कोविड काल है। सबसे बड़ी समस्या है कोविड की चुनौती से निपटना, और कोविड चुनौती से निपटने में कौन सी समस्या सबसे प्रमुख है? वह है वैक्सीन की समस्या। अगर वैक्सीनेशन नहीं होगा ज़्यादा मात्रा में तो लोग कोविड से निपट नहीं पाएंगे, बल्कि कोविड संक्रमित होंगे। तो सरकार ने, भारत सरकार ने वहां पर प्रतिनिधित्व करते हुए कहा कि वैक्सीन के मामले में जो असमानता की स्थिति वैश्विक स्तर पर देखने को मिल रही है, हमें उसे दूर करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वैक्सीन की पहुंच मतलब पहुंच सुनिश्चित करनी होगी, उपलब्ध करानी होगी। इसीलिए भारत सरकार ने टारगेट देते हुए रखा कि 2022 ईस्वी के अंत तक 5 बिलियन वैक्सीन भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। एक G20 में कोविड से निपटने के लिए, कोविड जैसी महामारी से निपटने के लिए, जिससे पूरा विश्व आज कहीं ना कहीं उलझा हुआ है निपटने में, उससे निपटने में भारत सक्रिय स्तर पर भूमिका निभा रहा है, तो जो कि भारत की G20 में प्रत्यक्ष भूमिका को दर्शा रहा है। यह पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है। दूसरा, भारत सरकार के द्वारा लचीली वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में विविधीकरण लाने पर बल दिया गया। आखिर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला जो है कैसे प्रभावित हुई? तो पहला प्रभाव इस पर जो इसका पड़ा वह है कोविड काल का प्रभाव पड़ा। कोविड काल के कारण कैसे इसका प्रभाव पड़ा? लॉकडाउन लगा दिया गया। लॉकडाउन लगाने के कारण क्या हो गया कि लोग एक जगह से दूसरी जगह आवागमन नहीं कर पाए। ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह, जो सर्विस सेक्टर था वह पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाया, लोग घर में ही रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं के उत्पादन में गिरावट आई। आयात निर्यात में इसका गिरावट देखने को मिला, और अगर आयात निर्यात में ही गिरावट देखने को मिला तो स्वाभाविक है कि जो आपूर्ति श्रृंखला वैश्विक स्तर पर बनी हुई है वो तो प्रभावित होगी ही। तो इसीलिए भारत सरकार ने प्रतिनिधित्व करते हुए कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हमें विविधीकरण करने पर जोर दिया जाना चाहिए। तो यह दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये आपका रोम घोषणा पत्र का हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सबसे एक महत्वपूर्ण है वह है भारत प्रशांत रणनीति का स्वागत। ईयू के द्वारा G20 में, देखिए G20 के जो सदस्य देश हैं वे टोटल 19 देश हैं प्लस ईयू ऑर्गेनाइजेशन है। यह G20 के सदस्य देश हैं, ठीक है। तो ईयू आप इससे सदस्य ही है, तो आप इसे भी यहाँ पे काउंट करेंगे। तो ईयू ने कहा है कि हम जो भारत प्रशांत रणनीति है उस पर काम करेंगे। हमने हिंद प्रशांत का जो वीडियो हमने डिस्कस किया उसमें हमने आप लोगों को बताया था कि पहले बेसिकली यह जो था हिंद प्रशांत क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, लेकिन हिंद प्रशांत क्षेत्र में, हिंद महासागर में भारत की भौगोलिक अवस्थिति काफ़ी व्यापक है, इसीलिए हिंद प्रशांत के बजाय कुछ देशों के द्वारा इसे भारत प्रशांत का भी नाम दिया गया है। तो बेसिकली फ्रांस की इसमें एक्टिव रोल रहा है यह प्रस्ताव में, ठीक है। ईयू का यह प्रस्ताव है, लेकिन फ्रांस के सक्रिय सहयोग से भारत प्रशांत रणनीति पर काम किया जा रहा है और इसका भारत ने स्वागत किया, और भारत ने हिंद महासागर में अपनी बहुपक्षीय भूमिका को लेकर प्रतिबद्धता जाहिर की, और भारत ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को नौवहन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार वहां पर व्यवस्था होनी चाहिए, और नौवहन व्यवस्था जो है पूरी तरीके से वहां पर स्वतंत्र, खुला, मुक्त होनी चाहिए। और भारत ने यह प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए G20 में अपनी भूमिका को भी रेखांकित किया है। तो ये कई सारे हमने यहाँ पर पॉइंट आपको G20 के रूप में हमने डिस्कस किया। इसके अलावा आप देखेंगे कि कोविड काल को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, लेकिन इंडिया एज एन इकोनॉमी आप एक भारत की अर्थव्यवस्था के रूप में देखेंगे। मैं यहाँ पे पॉइंट शामिल नहीं कर पाया हूँ, आप इसे सुन लीजिए। भारत एक, अगर आप अर्थव्यवस्था के रूप में आप देखेंगे तो एक आज देखेंगे कि ब्रिटेन को पछाड़कर भारत वैश्विक स्तर पर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाई है। और जब 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाई है तो ऐसी स्थिति में भारत एक इकोनॉमिक कंट्री के रूप में, भारत एक इकोनॉमिक सुपर पावर कंट्री के रूप में इमर्ज कर चुका है। तो G20 का कोई भी संगठन, G20 का कोई भी वैश्विक संगठन हो या कोई भी देश हो, वह भारत को इग्नोर करके अपनी तरक्की सुनिश्चित नहीं कर सकता। अब देखेंगे कि सभी लगभग जितने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो कि इकोनॉमी को शेप दे रहे हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी को शेप दे रहे हैं, उसमें भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो G20 में भारत की भूमिका को आर्थिक दृष्टि से भी हम नकार नहीं सकते हैं। तो इन सभी पॉइंट को आप यहां पर शामिल करेंगे। तो मुझे लगता है कि प्रश्न के जितने डायमेंशन थे उन सभी डायमेंशन को हमने यहां पर डिस्कस कर दिया है, आपको कोई भी दिक्कत अब नहीं होगी। अब अंतिम में हम लोग कंक्लूजन को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे मॉडल आंसर का अंतिम सेक्शन होता है। हमने बताया कि प्रश्न का उत्तर लिखते समय आपको कई प्रमुख चरण में आपको आंसर लिखने होंगे, भूमिका, मेन बॉडी और कंक्लूजन लिखना होगा। तो अब हम लोग भूमिका और मेन बॉडी को हमने डिस्कस किया, अब कंक्लूजन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं।
निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि G20 संगठन में भारत एक प्रमुख साझेदार है। कोविड से प्रभावित वैश्विक अर्थव्यवस्था में सक्रियता लाने हेतु सभी सदस्य देशों को मिलकर कार्य करना होगा। इस प्रकार विभिन्न वैश्विक मुद्दों के समाधान में भी यह संगठन आज प्रासंगिक प्रतीत होता है। तो अंत में हमने कहीं ना कहीं G20 की प्रासंगिकता को भी दर्शा दिया। आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये भी कि विभिन्न वैश्विक मुद्दों जैसे आप यहाँ पे शामिल करिए, रूस यूक्रेन वार से निपटना, क्लाइमेट चेंज की स्थिति है, कोविड काल की स्थिति है आदि से निपटने में यह संगठन वर्तमान समय प्रासंगिक प्रतीत होता है। तो आपके दूसरे लोगों के जो आंसर जो देखकर लिख रहे होंगे वीडियो, उनसे आपका आंसर डिफर हो जाएगा और आपको एक्स्ट्रा कुछ नंबर मिलेंगे, एक्स्ट्रा कुछ मार्क्स मिल पाएंगे। तो इस प्रकार से कई कीवर्ड को, कई की पॉइंट्स को आपको आंसर में शामिल करना होगा, तब जाकर आपका आंसर जो है एक बेहतरीन मॉडल आंसर के रूप में आप लिख पाएंगे और आपके आंसर राइटिंग में सुधार हो पाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में हमने G20 से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स और कंसेप्ट को डिस्कस किया है वह सभी आपका क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर करें। हमारी कोशिश होगी कि आपकी कमेंट को पढ़कर जो भी क्वेरी हो, जो भी समस्या है, उन सभी को दूर कर दिया जाए। तो G20 से रिलेटेड हमने बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन को कवर किया जो कि बीपीएससी की आगामी परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगले महीने में G20 की नई समिट होने वाली है। अगर उस समिट के बाद जो भी परिस्थिति बनेगी उसके अनुसार मैं नई वीडियो के माध्यम से G20 के नए समिट के घोषणा पत्र वगैरह को मैं अपडेट करा दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ लें क्योंकि सारी चीज़ों को वीडियो पर डिस्कस करना संभव नहीं होता है। कुछ महत्वपूर्ण जो डेटा वगैरह होते हैं उसे टेलीग्राम ग्रुप में भी दिया जा रहा है। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के यहाँ पर लिंक आपको टेलीग्राम का मिल जाएगा। आप उससे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर हमसे डायरेक्ट आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए टॉपिक के साथ मैं जल्दी उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।